हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल 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 25/2/2020 में जो पेपर सिविल का हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग का, उसको सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे पार्ट 2 इसका। तो ये देखते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो द प्रोसेज ऑफ किलिंग, जो प्रोसेज है किलिंग का, पैथोजेंस ग्रुप यानी कि पैथोजेंस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आपको बीमार कर सकते हैं, उनको मारने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। क्लियर? आगे। Which all state that intensity of pressure at any point is a fluid is rest is equal to all direction, यानी कि जो ऑल स्टेट में, सारी स्टेट, वह कौन सी स्टेट है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वह कौन सी स्टेट है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी कि दाब की जो तीव्रता होती है वो किसी पॉइंट पर रेस्ट कंडीशन में सभी डायरेक्शन में समान होती है। तो वो किसका रूल है? वो पास्कल लॉ है। वो कौन सा रूल है? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ फिचेज अ नेट एनुअल इनकम ऑफ 900 रुपये डिडक्शन ऑल आउटगोइंग, यानी कि पूरे एक में जो फैचेज वर्क है, फैचेज वर्क का मतलब है उसको, जो फैचेज वर्क का मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस वर्क, जैसे कोई गड्ढे वड्ढे हो गए या फिर आपकी सरफेस, थोड़ा सा सरफेस दीवारों की जो सॉइलिंग वगैरह आ गई, यानी कि जो प्लास्टर वगैरह है वो खींचने लगा, तो आप उसको कराने के लिए जो फैचेज वर्क हैं उसकी जो एक साल में 900 रुपये खर्च हो रहे। कितना? 900 हो रहा है 1 ईयर में आउटगोइंग। तो वो कैपिटलाइज वैल्यू, यानी कि जो उसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसका कितना परसेंट है? एनुअल का 6% है। तो किसी प्रॉपर्टी का 6, यानी कि एक्स मान लीजिए प्रॉपर्टी के कैपिटलाइज वैल्यू, उसका 6% बराबर कितना रुपए है एनुअल में? 900 रुपये। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। Which of the following statement is incorrect with respect to डायरेक्ट shear टेस्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो पहला देखते हैं, कंपेयर टू ट्राइक्सियल टेस्ट। अब हम कंपेयर करते ट्राइक्सियल टेस्ट से डायरेक्ट shear टेस्ट को। तो टिल्ट कंट्रोल ऑन ड्रेनेज ऑफ सॉइल, टिल्ट कंट्रोल होता है ड्रेनेज ऑफ सॉइल, यानी कि जो ड्रेनेज होता है, यानी कि वाटर जो निकलता है उस पर कंट्रोल कम होता है। किसके? ट्राइक्सियल टेस्ट में कंपेयर जो हम कर रहे हैं ट्राइक्सियल से, तो जो सीयर डायरेक्ट टेस्ट में कंट्रोल होता है, यानी कि ड्रेनेज पर कंट्रोल होता है, वो कम होता है। और दूसरा, द प्लेन ऑफ सीयर फेलियर इज प्री डिटरमिन। तो सीयर फेलियर में जो आपका फेलियर होती है वो प्री डिटर्मिनेट होती है, जो प्लेन होता है वो सीयर फेलियर में प्री डिटर्मिनेट होती है। ठीक, ये भी सही स्टेटमेंट है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड सीयरिंग स्ट्रेस आर ओवर द पोटेंशियल सरफेसेस स्लाइडिंग इज यूनिफॉर्म। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस ओवर द पोटेंशियल सरफेस जो होती है उस पर स्लाइड करती यूनिफॉर्मली। ये दोनों स्लाइड एक साथ कह रहे हैं कि करती हैं, यानी कि ये गलत है। द टेस्ट प्रोग्रेसिव द एरिया अंडर सीयर ग्रेजुअली डिक्रीज। तो जो टेस्ट होता है वो सारी 3 स्टेटमेंट हैं डायरेक्ट सीयर टेस्ट के संबंध में, तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, केवल सी वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इन इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक साइज, मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है, तो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज कितना है? 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर के संबंध में आएगा। 190 mm × 90 × 90 mm के संबंध में आएगा। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक होता है। ठीक, इसी को हम मॉडुलर ब्रिक भी कहते हैं। स्टैंडर्ड साइज को ही हम क्या बोलते हैं? मॉडुलर ब्रिक भी बोलते हैं, मॉडुलर ब्रिक। क्लियर? मॉडुलर ब्रिक
सड़क परियोजना से संबंधित आरंभिक रिपोर्ट में किस किस का होना अनिवार्य है। जब आप कोई सड़क परियोजना प्रारंभ ही कर रहे हैं, जैसे कि आपको नेशनल हाईवे या हाईवे बनाना है, तो उससे संबंधित कौन सी रिपोर्ट लेनी होगी। सबसे पहले जहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे सॉइल का सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे, वहाँ पे सॉइल कैसी है। यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे, यातायात क्या है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या है और संभावनाएं भविष्य में क्या है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। डिजाइन किस तरीके का करेंगे और उसकी अनुमानित कॉस्ट क्या होगी, ये सारी चीज़ें करेंगे, तभी कोई सड़क परियोजना बन सकती है। क्लियर। तो सड़क परियोजना से संबंधित आरंभिक रिपोर्ट में किसका होना अनिवार्य है। आरंभिक रिपोर्ट जब भी होती है तो मृदा सर्वेक्षण, उसके आधार पर डिजाइन और उसकी अनुमानित लागत ज्ञात करना। द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी को हम म्यू से शो कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रॉ से शो कर सकते हैं। ठीक, तो द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी, उन्हें कहा द रेशियो बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो म्यू होती है इसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। घनत्व का जो होता है आपका पता ही है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को, तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मात्रक आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हुक्स नियम के आधार पर विश्लेषण प्रक्रिया में किस नाम से जाना जाता है। रैखिक विश्लेषण। हुक्स लॉ कहाँ तक लागू होता है, लीनियर पर, यानी कि जब तक लीनियर रहती, यानी कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो लिमिट होती है, यानी कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली स्ट्रेन के समानुपाती होती है। यही होता है, स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। The stress condition limit state impending failure of the section analysis the non-linear curve concrete steel में this is a method is known। जो मेथड है उसको नॉन एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस कर रहे हैं, नॉन लीनियर भी है। कंक्रीट और स्टील आर मेड यूज दिस मेथड। कौन से मेथड में जो स्ट्रेस होती है फेलियर सेक्शन किया जाएगा उसे कहते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। उसे क्या कहते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड। किसी संरचना बिंदु पर विस्थापन और घूर्णन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि पर की जाने वाली आभासी वर्ग कार्य कर रहा है, यानी कि आपका आभासी कार्य कर रहा है, आभासी वर्ग कार्य कर रहा है, तो किस विधि से जाना जाता है, तो यूनिट लोड विधि, यूनिट लोड विधि। कीटाणुनाशन हेतु जल उपचार की एक विधि में से कौन सी नहीं है। मतलब जो डिसइंफेक्शन करते हैं वो कौन सी उपचार की एक विधि नहीं है। क्लोरीन के द्वारा डिसइंफेक्शन होता है, अतिरिक्त चूने के उपचार के द्वारा डिसइंफेक्शन होता है, पानी को उबालने से भी डिसइंफेक्शन होता है, एल्युमिनियम से उपचार। कीटाणुनाशन हेतु जल की एक विधि कौन सी नहीं है, एल्युमिनियम से उपचार नहीं हो सकता। विच इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल, एंगुलर एग्रीगेट का कौन सा एग्जाम्पल है, स्क्रीज। ठीक, स्क्रीज जो एनुअल एग्जाम्पल है, स्क्रीज का मतलब है कि वह पत्थर जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के क्षेत्र में जो माउंटेन होते हैं, पहाड़ों के ढालों पर जो वहाँ से लुढ़कते भूकंप के कारण या पत्थर हवा के कारण जो भी पत्थर होते हैं वो नुकीले पत्थर आपके क्या कहलाते हैं, स्क्रीज। माउंटेन से निकलते हैं उन्हें स्क्रीज कहा जाता है, एंगुलर ही होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरणा की दो विभिन्न प्रकार हैं। प्रेरणा के दो विभिन्न प्रकार हैं। आंतरिक प्रेरणा होती है, यानी कि इंटरनली जो हृदय से उत्पन्न होती है, एक बाहर या किसी के दूसरे को देख के जो प्रेरणा मिलती है उसको आंतरिक, मतलब अपने मन से, हृदय से। चाइना क्ले जो एग्जाम्पल होती है वो क्या होता है, आपका क्लियोनाइट होता है। चाइना क्ले एग्जाम्पल एंड क्लियोनाइट। क्लियर। चाइना क्ले एक एग्जाम्पल है किसका, क्लियोनाइट को ही हम चाइना क्ले बोलते हैं। हाउ मैनी CRS थ्योरी, CRS थ्योरी 3 है। CRS थ्योरी कितनी है, CSR थ्योरी हाउ मैनी 3।
कितनी है 3। वह डिवाइस जो मेजर करती है प्रेशर को फ्लूइड बैलेंसिंग के थ्रू कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी कि कॉलम, जैसे ये कॉलम है ये कॉलम ये, दोनों को बैलेंसिंग के थ्रू प्रेशर को मेजर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं मैनोमीटर। उसको क्या कहते हैं मैनोमीटर। पढ़ा ही होगा ρ1 G1 ρ जी आएगा G1 नहीं आएगा, ρGH1 बराबर ρGH2 अगर दोनों में प्रेशर सेम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इस मेथड से सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं एनोदर कॉलम फ्लूइड के इक्वल कर देते हैं। सेम फ्लूइड एनोदर कॉलम ऑफ फ्लूइड इज बैलेंस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। वियर्स क्या है और थर्मोमीटर क्या है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करता है। बियर्स क्या होता है, बियर्स किसको मेजर करता है, बियर्स डिस्चार्ज को मेजर करता है, कितना उससे अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोडेड, जो स्पेसिफिकेशन कर रहा है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कोडेड फॉर स्पेसिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो कोड है वो IS कोड 5000/2012। IS कोड मतलब जो स्पेसिफिकेशन है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो IS कोड 10/500/2012। At recorded station, difference in time arrival between P waves or S wave observed is a 1.5 second. What is the approximate distance for the station event current? P wave वेलोसिटी और S wave वेलोसिटी। तो P wave S wave कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो 6 किलोमीटर। कितना 6 किलोमीटर। सीमेंट जो होती है, जो ऑयल और गैसेस इंडस्ट्री में जो मेड की जाती है, ऑयल और गैसेस इंडस्ट्री से जो सीमेंट मेड की जाती है उसको क्लास G सीमेंट बोलते हैं। कौन सी क्लास G सीमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी बीम सेम स्पान ऑफ द ओरिजिन बीम ऑफ लोडेड विथ M/EI डायग्राम ओरिजिनल बीम सो सच द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट सच रिप्रेजेंट द रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, मतलब पूरी जो बीम होती उस बीम को M/EI डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए ओरिजिनल बीम में। शियर फोर्स और जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, शियर फोर्स को रोटेशन और बेंडिंग मूवमेंट को डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो, तो उसको हम जब यानी कि जब रोटेशन निकालना हो तो शियर फोर्स निकालते हैं और डिफ्लेक्शन निकालना हो तो आपका क्या करते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो ऐसी बीम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बीम। इस बीम को क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड बीम। Men suffer from several forms of the conflict. Men suffer from several forms of conflict. The conflicts may be arise because the several region among the following would be these conflict. Full of partially failure of the socialization due to biological social region and lack ability of follow value of normal society. Conflict between different code, two or more code applicable in the same situation. So both option, यानी कि जो सेवरल फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग सेवरल रीजन्स। राजमार्गों की जो मार्ग होते हैं कि जल निकासी तंत्र में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो भूमिगत जल तालिका से उच्चतम स्तर को उप स्तर से ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। साइड ड्रेन से पर्याप्त क्षमता अंदर ढाल देना चाहिए ताकि जो पानी है पूरा निकल सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैरीवे जो सोल्टर से सतह के पानी की दक्षता से निकलना चाहिए क्योंकि सब ग्रेड अनुमति नहीं देता। क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हानिकारक लवण भी मौजूद होते हैं। ये भी बात ठीक है। यानी कि जो आवश्यकता नहीं है, निकासी तंत्र के लिए आवश्यकता नहीं है कि भूमिगत जो जल होता है तालिका के उच्च स्तर को उप स्तर को ऊपर रखा जाना चाहिए। द रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 सो फ्लो, जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होते हैं तो उसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। जब लेस देन 2 होते हैं बट पाइप फ्लो तब उसे लैमिनार कहते हैं। आपका 2000 से बढ़ेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, 2000 से जब 4000 के बीच होते तो ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। जब 4000 से अधिक होता है तो आपका क्या कहलाता है,
टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। द एक्सपेक्ट आउटर आउट स्टोन कटर, जो स्टोन कटर है यानी कि जो आप स्टोन से कट कर रहे हैं, स्टोन को कट कर रहे हैं, एसलर स्टोन ड्रेसिंग में कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में स्टोन को कट कर रहे हैं तो 0.75 क्यूबिक मीटर ही कर पाएंगे। ऑन बेसिस ऑफ बीजी ट्रैक रूलिंग ग्रेडियंट दे रखा है, ट्रैक लेड इज बेसिस 5 कर, द अलाउबल रूलिंग ग्रेडियंट कर्व इज 133 1 इज 333। Which method is developing tube well, clogging और dispersing agent, मतलब वह कौन सा मेथड है जो डेवलपिंग करता है ट्यूबवेल को क्लोन और डिस्पर्सिंग एजेंट के कारण। तो सर्जिंग मेथड। कौन सा मेथड? सर्जिंग मेथड। मतलब जो क्लोन्स और डिस्पर्सिंग एजेंट जो होते हैं उनको डेवलप करता है सर्जिंग मेथड आपका। कौन सा मेथड? सर्जिंग मेथड। फ्रे और स्टेटस के अनुसार किस आयु वर्ग के लोग सबसे कम प्रसन्न होते हैं? 30 से 35 आयु वर्ष के लोग सबसे कम होते हैं। डायमीटर फनल कलेक्ट टू रेन वाटर इज टिपिंग बकेट रेन गेज इज 300 mm। मतलब जो डायमीटर होता है फनल का, जो टिपिंग बकेट होती है रेन गेज कलेक्ट करती है, उसका डायमीटर 300 mm होता है, 300 mm होता है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोन अ कर्व पैथ ऑफ फ्लो ऑफ रोटेटिंग मास इज फ्लूइड नॉन एज अ वोर्टेक्स फ्लो। मतलब जो फ्लूइड होता है कर्व का वो आपका क्या कहलाता है? वोर्टेक्स फ्लो। मतलब कर्व पथ में रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड वोर्टेक्स फ्लो। मतलब कोई इस तरीके से आप एक बकेट ले लीजिए, बाल्टी में पानी लीजिए और उसको करिए तो आपका सरफेस सेंटर पर 0 हो जाएगा। ठीक। बिटूमन टेस्ट डिटरमिनेट हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ बिटूमन किससे ज्ञात की जाती है? पेनिट्रेशन टेस्ट से हार्डनेस ज्ञात की जाती है। पेनिट्रेशन टेस्ट से हार्डनेस ज्ञात की जाती है। निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का निर्माण सिलिका के शीर्ष बिंदुओं पर असंतुलित ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य में सिलिका की सीट और गिब्साइट सीट को जोड़कर बनता है? तो गिब्साइट सीट जैसे ही जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं क्यूलोनाइट, कायोलीनाइट कहलाती है जब आपकी सिलिका सीट से गिब्साइट सीट जुड़ रही हो। किसी संरचना विश्लेषण के दौरान एक दिशीय संरचना मानी जाती है, वन डायमेंशनल बीम मानी जाती है, वन डायमेंशनल बीम मानी जाती है। ऐसा खंड जिसमें तनित स्टील का क्षेत्र इस प्रकार है कि कंक्रीट की जो संपीड़न तनाव है अपने उच्चतम स्तर पर, कंक्रीट जितनी भी है फुल संपीड़ित हो चुकी है, जबकि प्रतिबलित स्टील तनन विकृति तनाव निर्देशित मान से कम है। यानी कि अभी स्टील में कम विकृति आई है, तो क्या कहलाएगा? जब आप स्टील में भी कम आई, बढ़ाते जाएंगे स्टील जितनी ले सकता वहाँ तक पहुँचेगा जब तक कंक्रीट फेल हो चुका होगा। यानी कि कंक्रीट में फेल है, यानी कि आपकी स्टील क्या होगी? ज़्यादा डली होगी, यानी कि ओवर रेनफोर्स बीम। एक बार फिर समझते हैं कि जब संपीड़न तनाव अपने उच्चतम स्तर पर, यानी कि जो कंक्रीट है उसकी जो वैल्यू है वो हाइपरमन पर, यानी कि वो अपनी संपूर्ण वैल्यू ले चुकी है, बट अभी जो स्टील है उसकी जो वैल्यू है लोड सहने की वो अभी पूरी नहीं हुई, यानी कि अभी और ले सकती। तो हम लोड जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी कि अभी स्टील ले सकती, तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे कंक्रीट आपकी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। कंक्रीट क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, कंक्रीट टूट जाएगी। यानी कि स्टील ज़्यादा होगी तभी तो कंक्रीट टूटी, तो स्टील ज़्यादा होने के कारण तो कंक्रीट अधिक प्रबलित मान होगा। तो कंक्रीट में जब फेल होगी, क्योंकि स्टील जब अपनी संपूर्ण सामर्थ्य पर पहुंचेगी जब तक कंक्रीट फेल हो चुकी होगी, और कंक्रीट में फेल होना यानी कि स्टील अधिक मात्रा में होगी, अधिक प्रबलित खंड होगा, ओवर रेनफोर्स बीम।
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी नॉन एज अ कूलाम थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कूलाम्स के द्वारा दी गई। द टाइप ऑफ seismic surface having horizontal motion that of the transverse perpendicular to direction of wave traveling। मतलब जो हॉरिजेंटल मोशन होते हैं दैट द ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बेस ऑफ द ट्रैवल, सो इट इज कॉल्ड एस वेव। यानी कि सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इज अ सेकेंडरी वेव। द सेफ फैक्टर फॉर द डायमंड सेक्शन के लिए जो सेफ फैक्टर होता है वो 2.14 के करीब होता है, यानी कि 2। इंडक्शन मोटर लॉसेस में यांत्रिक हानि लॉसेस के अंतर्गत माना जाएगा। आयरन का जो लॉसेस हो रहा होगा वो इंडक्शन मोटर में यांत्रिक हानि के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डनेस ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हार्ड कंक्रीट की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये किसके द्वारा रूल दिया गया है? अब्राहम्स लॉ है। ये क्या है? अब्राहम्स लॉ है। यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यानी कि सीधी सीधी बात है, स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है WC रेशियो, यानी कि WC रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो आपकी क्या होगी? स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। द स्टैंडर्ड साइज वुडन स्लीपर ब्रॉड गेज में जो वुडन स्लीपर की साइज होती है वो 275 25 13 सेंटीमीटर। 275 25 13 275 25 13 सेंटीमीटर। Which of the method well construction using of the castle shape bit attached to lower end and piping striking। मतलब वेल कंस्ट्रक्शन हमें यूज करना है, शेप में बिट अचेट करना है, लोअर पर स्ट्राइकिंग, तो उसे क्या कहते हैं? जेटिंग। यानी कि बिल्कुल नीचे लोअर एंड पर उसको हमने अटैच करना है, स्ट्राइक करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेटिंग। जेटिंग। अकॉर्डिंग टू फ्रेजी सिटीजन एज इफेक्ट हैप्पीनेस मैनर पर जो एज इफेक्ट होता है वो कैसा शेप होता है? यू शेप होता है। द पॉइंट एट विच लाइन एक्शन ऑफ फोर्स बुओयेंसी मीट इज अ नॉर्मल एक्सिस। वो क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज फोर्स इज बुओयेंसी मीट द नॉर्मल एक्सिस बॉडी व्हेन द बॉडी इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ कॉल्ड। एक कोई फ्लोटिंग बॉडी है, मान लीजिए एक कोई फ्लोटिंग बॉडी है, क्लियर? फ्लोटिंग बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलिए ये है, क्या है? ये CG है। ठीक, CG है उसका, ये क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वेट भी कार्य कर रहा होगा, ऊपर को भी लोड लग रहा होगा, तो इस पर हम एक्सेस खींच देते हैं। तो अब उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्लियर? तो जो CG की लाइन थी वो कैसी हो गई? ऐसी। बट वेट की लाइन कैसी जाएगी? ऐसी। तो जहाँ काटेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट, मेटा सेंटर। तो सीधी सीधी बात है, द पॉइंट ऑफ विच लाइन ऑफ एक्शन द फोर्स ऑफ बुओयेंसी विल मीट एंड नॉर्मल एक्सिस ऑफ बॉडी, द बॉडी इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। मेटा सेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल टू द सेक्शन प्लेन। यानी कि जो इंटेंसिटी होती है प्लेन पर, नॉर्मल पर, तो जो सेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरे मनुष्यों के साथ मनुष्य की बातचीत जिसके माध्यम से वह सामाजिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्य की बातचीत जिसके माध्यम से वह सामाजिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है, मनुष्य और समाज के बीच संबंध को समझता है। इस प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा जिस पद किया गया उसे समाजीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। द एयर पॉल्यूटेंट इज रिलीज ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के कारण जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो रिलीज करती है ओजोन। क्या करती है? ओजोन। ठीक। IS कोड 1893 पार्ट 2002 द कन्वर्ट टू N इज द सेस्मिक जोन, N इज सेस्मिक जोन थर्ड एंड द डेप्थ बिलो द ग्राउंड मोर देन 10 मीटर।
यानी कि जो एन करेक्शन है सेस्मिक जोन थर्ड का 10 मीटर से अधिक पर कितना किया गया AIS कोड के अकॉर्डिंग है, सीधी ही है, स्टेटमेंट है तो उसके लिए 25। दो ब्लॉक वाले RCC स्लीपर को बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रत्यास्थ क्लिप क्या कहलाती है? IRN 202 क्लिप कहलाती है। यानी कि जो RCC के जो स्लीपर होते हैं उनको बांधने वाली जो क्लिप होती है उसको IRN 202 क्लिप कहलाती है। तो शियर रेनफोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन। शियर रेनफोर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? डायगोनल क्रैक्स को रोकने के लिए। डायगोनल क्रैक्स को रोकने के लिए शियर रेनफोर्स प्रोवाइड किया जाता है। अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, यानी कि फ्लूइड में शियर स्ट्रेस मोर देन हो गया, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो मोर देन यील्ड वैल्यू। तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि टाउ समानुपाती डी थीटा अपॉन डी टी के समानुपाती है। तो इस समानुपाती को, लेकिन जब ध्यान रखना, जब टाउ इज ग्रेटर देन, उसकी जो यील्ड वैल्यू है उससे ग्रेटर हो गया, मोर देन द यील्ड वैल्यू, तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड फ्लूइड तो कहलाएगा। बट कौन सा? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जब शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन हो आपकी यील्ड वैल्यू से और फिर उसका जो रिलेशनशिप हो तो वो आपका कहलाएगा आइडियल फ्लूइड प्लास्टिक। नॉर्मल कंडीशन में टाउ जो समानुपाती है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के तो उसे हम क्या कहते थे? न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा न्यूटोनियन फ्लूइड। वट शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड पॉइंट, तो जब शियर स्ट्रेस यील्ड हो गया यानी कि शियर स्ट्रेस मोर देन है यील्ड पॉइंट से तो उसे कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। शेयर होल्डर वैल्यू, जो शेयर होल्डर वैल्यू होती है, थ्योरी इज प्रिस्पेक्टेड वॉच डिनोट बाय द नोबेल लेक्चर, जो है वो किसने दी है? शेयर होल्डर की जो थ्योरी है, शेयर होल्डर जो प्रिस्पेक्टिव थ्योरी है वो किसने दी है? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रिस्पेक्टिव थ्योरी दी है। वर्गाकार आधार के सामंजस्य के साथ आकार के गुणक का मान कितना होगा? यानी कि जो आई फैक्टर्स है उसकी वर्गाकार आकार के सामंजस्य के संबंध में जो आकार के गुणक यानी कि जो शेप फैक्टर है, शेप फैक्टर की वैल्यू आप बता दीजिए। वर्गाकार आधार के सामंजस्य के लिए शेप फैक्टर की जो वैल्यू होगी 1.2। विच द टाइप ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट, जब फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें, मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट, अपहीविल द पोर्शन ऑफ पेमेंट, अपहीविल मतलब इस तरीके के होंगे थोड़ा सा, तो जो डिस्ट्रक्टेड होती है यानी कि जो डिप्रेशन होते हैं, यानी कि अपहीविल पेमेंट में जो आपका पेमेंट है, आपका रोड है, उस रोड सरफेस में ऐसे तरीके हल्के हल्के गड्ढे हों, तो जो अपहीविलिंग है तो ये किसके कारण आ जाती है? फॉरेस्ट हीविंग के कारण। किसके कारण? फॉरेस्ट हीविंग के कारण। जल की विशेष मापन के लिए जो नेशनल ट्यूब होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कलर्स मैचिंग टेक्निक होती है। नेशनल ट्यूब मेजर किया जाता है, कलर मैचिंग टेक्निक होती है। विच इज नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेल स्क्रीन, बेसिक रिक्वायरमेंट वेल स्क्रीन की नहीं होती है। शुड बी प्रोमेट एक्सेस मूवमेंट ऑफ लाइन इज इनटू द वेल, मतलब विच इज नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेल स्क्रीन, बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है वेल स्क्रीनिंग के लिए, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। तो इट शुड बी प्रोमेट एक्सेस मूवमेंट ऑफ सैंड इनटू द वेल, मतलब एक्सेसिव जो मूवमेंट होती है सैंड को वेल में डालना वो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ द रोटेटरी ट्रैफिक की क्या लिमिटेशन है? ऑल ट्रैफिक इंक्लूड दोज रनिंग राइट और साइड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एट दोज लेफ्ट टर्निंग लेफ्ट। रोटेटरी की लिमिटेशन है द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन एंड इम्पोर्टेंट हाईवे इज लेस, रोटेटरी बिकम ट्रेवल्सम। मतलब जो लिमिटेशन है कि यानी कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन और इम्पोर्टेंट हाईवे पर इज लेस, रोटेटरी बिकम ट्रेवल्सम।
रोटेटरी होती है हाईवे पर क्योंकि ट्रबलसम कम होती। करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ग्रेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ एरिया कॉन्फ्लिक्ट शुड बी बिग एज अ पॉसिबल। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है इंटरसेक्शन ग्रेड की वो क्या होती है, तो एट इंटरसेक्शन ऑफ एरिया कॉन्फ्लिक्ट शुड बी बिग एज पॉसिबल। जो पॉसिबल है इंटरसेक्शन कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। द हाईएस्ट सल्फेट रेजिस्टेंस जो होती है वो हाईएस्ट सल्फेट रेजिस्टेंस होगी। टाइप 5 सीमेंट जो होगी वो हाईएस्ट सल्फेट रेजिस्टेंस होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्लैग सीमेंट, मतलब वह मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्लैग सीमेंट से, तो उसे क्या कहेंगे, बेलास्ट फर्निंग स्लैग। बेलास्ट फर्निंग स्लैग स्लैग सीमेंट से बन रही है तो उसे बेलास्ट फर्निंग स्लैग कहेंगे। स्टोर एनर्जी मूविंग व्हीकल टू रिलेट टू मास एंड स्पीड, तो जब मूविंग रिलेट टू कोई भी चीज़ मूविंग कर रही है मास और स्पीड से रिलेट है तो उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी जब ही तो व्हीकल मास और स्पीड में रोटेट हो रहा है। एन ओल्ड वेल्जिंग हैज बीन पर्पज एज ए पर्सन एज ए कॉस्ट, 30,000 रूप में एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि सीधी सीधी बात है परचेज कर रहा है कोई पर्सन है किसी बिल्डिंग को 30,000 रुपये में खरीद रहा है। ध्यान रखना कितने रुपए में, 30,000 रुपये में एक्सक्लूड कर रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग, एनुअल सिंकिंग एट अ 4% इंटरेस्टेड अजम्पशन। सो फेलियर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 20 ईयर, बिल्डिंग की जो फ्यूचर लाइफ है वो कितनी है, फ्यूचर लाइफ बिल्डिंग की 20 वर्ष है। स्क्रैप वैल्यू बिल्डिंग का 10% ऑफ द कॉस्ट। तो देखिए जो सिंकिंग फंड की बात करी तो सिंकिंग फंड होता क्या है, मतलब किसी प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है, किसी प्रॉपर्टी की जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 100 है, किसी की वैल्यू 100 है तो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू 100 रुपये, किसी बिल्डिंग की वैल्यू माना कि प्रेजेंट टाइम में 100 रुपये, तो उस 100 रुपये को प्रत्येक वर्ष, मान लीजिए जैसे कि हमारी बिल्डिंग की लाइफ है 20, कितना है 20 वर्ष चलेगी, हमारी बिल्डिंग 20 वर्ष चलेगी, तो 20 वर्ष में जो आज इस बिल्डिंग की कीमत है उतने ही रुपए हम कलेक्ट कर लें उतने वर्षों में, तो प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ रुपए जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए 100 है, 20 वर्ष चलेगी, वाक दिया, तो यानी कि 5 रुपये प्रति ईयर अगर हम जोड़ते जाएं तो 20 ईयर में हम उस बिल्डिंग की कीमत तक पहुंच जाएंगे। उसी को हम सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक, तो सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि कोई बिल्डिंग की जो कीमत है प्रति वर्ष उसमें हम धीरे धीरे एक एक खाता बनाए जिसमें हम धीरे धीरे पूंजी जमा करते जाएं और बिल्डिंग की जो कीमत है उतना जमा धन हो जाए उतने वर्षों में जितनी उसकी लाइफ है, उस एज में जिसकी उसकी लाइफ है, उसको हम कहते हैं एनुअल सिंकिंग। तो एनुअल सिंकिंग की बराबर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, तो SI/1 प्लस आई की पावर n इन 2 - 1। तो S क्या होगी, तो S यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारे हिसाब से स्क्रैप वैल्यू होगी। ठीक, बट स्क्रैप वैल्यू भी कितनी होगी, तो किसी बिल्डिंग की स्क्रैप वैल्यू ऑफ जो कॉस्ट होती है वो कितनी होगी, 10% होती है। बट एस जो है वो उसकी हम सैल्वेज वैल्यू रखेंगे, एस सैल्वेज वैल्यू रखेंगे क्योंकि 30,000 रुपये में उसने खरीदी थी, 10% उसका स्क्रैप वैल्यू है यानी कि घटा देते हैं तो अभी उसकी कीमत कितनी बनी, 27,000 रुपये। अभी भी उसकी कीमत कितनी बची, 27,000 रुपये, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू घटा देंगे तो यानी कि सैल्वेज वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि अभी उसकी कीमत कितनी है, 27,000। तो 27,000 रुपये हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.04 का, 4% है, आई की वैल्यू 4, 1 प्लस आई की वैल्यू 0.04 की पावर n, मतलब 20 वर्ष के लिए है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 907.2.0 आ जाएगा। कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी CRS, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन क्या होता है, मतलब जो कॉर्पोरेट है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक, तो कंप्लेस ऑफ द सोशल compliance of social ecological responsibility of the companies
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंपनीज हैं उनकी सोशल के प्रति और इकोलॉजिकल के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो हमारी आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनिर्माण स्थलों पर दुर्घटना के कारण होते हैं खाइयों में गिरने और बिजली के कारण मौत। यानी कि विनिर्माण स्थल पर जो घटना होती है, प्राह निर्माण स्थल पर जो दुर्घटना होती है वो खाइयों में गिरने और बिजली के कारण मौत के कारण होती है। विच मेथड ऑफ द एरीगेशन एंटायर फील्ड डिवाइडेड इनटू द लेवल प्लॉट। यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेना, तो जो लीव्स के टाइप में बना दें, यानी कि इस तरीके की हल्की हल्की मैट्स बना देंगे जो आप, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, एक चक, ये दूसरा चक, तीसरा, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, चक मेथड कहलाती है। ब्रिंकलर जो मेथड होता है क्या डिटरमिनेट करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ब्रिंकलर मेथड किसको मेजर करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू अलेक्स इनलेक्स के अकॉर्डिंग कितने मॉडल ऑफ सोसाइटी होते हैं, तो 5 मॉडल सोसाइटी के होते हैं। कितने मॉडल सोसाइटी के होते हैं, 5। मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट का कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट का किसके द्वारा करोगे, इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा। इज द हेड अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किस हेड पर वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किस हेड पर वर्क करता है, मोनोमेट्रिक हेड पर वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप किस हेड पर वर्क करता है, मोनोमेट्रिक हेड पर वर्क करता है। बेकार्बनिक यौगिक, बेकार्बनिक यौगिक जो कंक्रीट से भिन्न भिन्न आकारों के अति सूक्ष्म बुलबुले और छिद्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। कुल कंक्रीट का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है, एयर इंटर्निंग एजेंट, एयर इंटर्निंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल पोजलाना जो होती है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, आर्टिफिशियल पोजलाना को फ्लाई ऐश कहते हैं, ठीक। सब सरफेस सोर्स जो वाटर का है एक्वाफायर, सब सरफेस सोर्स वाटर का है एक्वाफायर। कौन सा है, एक्वाफायर। द टाइप ऑफ वेलोसिटी एनी टाइम डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। सीधी सीधी बात है, वेलोसिटी किसी के टाइम में रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहते हैं। वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती यूनिफॉर्म कहलाती है, ठीक। और स्टेडी फ्लो हम जब कहते हैं जब उसके 3 टर्म डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, ये सारी चीज़ें जब चेंज नहीं होती हैं तब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी और वॉल्यूम, तब उसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। पहाड़ों में सुरंग बनाते समय कभी कभी सबसे पहले प्रस्तावित सुरंग के छोटे छोटे हिस्सों को बाद में बड़े हिस्सों को बनाया जाता है तो यह विधि जो कहलाती है वो ड्रिफ्ट विधि कहलाती है। वो कौन सी विधि होती है, ड्रिफ्ट विधि। छोटे छोटे सुरंगों को थोड़े टुकड़ों में बनाया जाता है। रैंकाइन जो थ्योरी होती है इज ऑल्सो एज अ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बिटवीन बीम सपोर्टेड कंप्रेसिव फ्लेन रिस्टेन अगेंस्ट टू लेटरल बेंडिंग इज एक्चुअल लेंथ बीम की 6 मीटर, तो 6 का 1.42, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करें 4.2 आएगा, 4.2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।